सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट अतिलघु क्वेश्चंस की सीरीज में आपके राजन सीरीज के अतिलघु क्वेश्चंस को पार्ट 1 हमने कंप्लीट पढ़ लिया था पिछली क्लास में, और यहाँ पर आज हम पार्ट 2 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, और आपके पवन सीरीज के अतिलघु प्रश्नों को मैंने 3 पार्ट में पढ़ा दिया है। सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को पहले ही मैं पढ़ा चुकी हूँ। सारे विषयों के क्लासेस की लिंक, सारे विषयों की जो सीरीज सॉल्व करवाए हैं उनकी लिंक आपको सब मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। पहले क्लासेस मिलेंगी, फिर उसके नीचे सारे के सारे सीरीज के सोल्यूशन मिलेंगे। तो आप अच्छे से देखिए, जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। आगे बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 71 से। ठीक है, 71 है, शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले 2 पशुओं के नाम लिखिए। तो जंगली घोड़े, जंगली भैंसे। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं, हुमायूं की असफलता के 2 कारण लिखिए। तो हुमायूं की भूलें तथा हुमायूं के सगे संबंधी। क्वेश्चन नंबर 73 है, जहांगीर द्वारा विजित 4 राज्यों के नाम लिखिए। तो कांधार, मेवाड़, अहमदनगर और कांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 74 है, औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन राज्यों पर आक्रमण किया था। तो बीजापुर और गोलकुंडा पर। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष के 2 कारण लिखिए। तो पहला तो यही था कि भारत में प्रतिस्पर्धा, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी कि कौन ज्यादा स्थापित हो जाए भारत में। दूसरा है अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। क्वेश्चन नंबर 76 है, अस्थाई बंदोबस्त के 2 लाभ लिखिए। तो अस्थाई बंदोबस्त के 2 लाभ में पहला, इससे कंपनी के तथा लोगों के आर्थिक हितों की अधिक रक्षा हुई। दूसरा है, इससे राज्य को एक निर्धारित आय निश्चित समय पर प्राप्त हो जाती थी, चाहे पैदावार हो या ना हो। दोस्तों, चाहे पैदावार हो या ना हो, किसानों को लगान देना ही पड़ता था, या फिर ये कहें कि कर देना ही पड़ता था। पहले जमींदार उनसे वसूलते थे, फिर जो जमींदार वसूलते थे, फिर उस जमींदार द्वारा वसूले गए टैक्स से जो अंग्रेज हैं वो टैक्स लेते थे। तो यही था स्थायी बंदोबस्त। क्वेश्चन नंबर 77 है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के 4 सामाजिक सुधारों को लिखिए। तो सबसे पहले नाम आता है सती प्रथा का अंत करवाने में। इन्होंने सती प्रथा पर एक कानून ही बना दिया था, ठगी को समाप्त किया, प्रेस के प्रति उदार दृष्टिकोण रखा, और बाल हत्या तथा मानव बलि का इन्होंने विरोध किया या निषेध कर दिया। क्वेश्चन नंबर 78 है, रेगुलेटिंग एक्ट के 2 दोष लिखिए। तो पहला यही था कि गवर्नर जनरल का परिषद की दया पर निर्भर होना। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय का अस्पष्ट क्षेत्राधिकार। क्वेश्चन नंबर 79 है, लॉर्ड क्लाइव की 2 उपलब्धियां लिखिए। पहला है अर्काट की विजय, दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को इन्होंने बहुत बढ़ा दिया था, और इन्हीं के बाद धीरे धीरे अंग्रेजों का पूरे देश में शासन हो गया। क्वेश्चन नंबर 80 है, संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं, दोनों सदनों के नाम लिखिए। तो 3 अंग में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं, और दोनों सदन कौन है, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 81 है, धात्विक पदार्थों के 2 उदाहरण दीजिए। धातुएं कौन सी है, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, यही सब है। लोहा, तांबा, टिन, जस्ता, सीसा, चांदी, सोना आदि। क्वेश्चन नंबर 82 है, टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को क्या कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाएं पुरगा तथा ब्लिजार्ड कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, स्थल मार्ग किसे कहते हैं। तो जमीन पर बने हुए रास्तों को हम स्थल मार्ग कहते हैं, जिस पर गाड़ियां चलती हैं, बस, ट्रक, रेलगाड़ी सब चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, मरुस्थलीय प्रदेश किसे कहते हैं। तो मरुस्थलीय या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहां जलपात, वर्षा तथा हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफी कम होता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, कोयला खनिज तेल किस प्रकार के खनिज पदार्थ है। तो अधात्विक है। क्वेश्चन नंबर 86 है, सदाबहार वन किसे कहते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण तथा उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है, संसदात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं। संसदीय प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका की
नियुक्ति विधायिका से होती है तथा विधायिका के विश्वास रहने तक ही पदासीन रहती है। क्वेश्चन नंबर 89 है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी क्वेश्चंस में भी पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, बाबर के पुत्रों के नाम लिखिए। तो बाबर के पुत्रों में सबसे पहले हुमायूं था, फिर कामरान मिर्जा, फिर हिंदल मिर्जा और फिर अस्कारी मिर्जा, और बाबर ने अपनी गद्दी हुमायूं को दी थी। क्वेश्चन नंबर 91 है, विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र किस प्रकार के कटिबंध में मिलते हैं? विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय द्वीप विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 92 है, शक्ति के संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो शक्ति के संसाधन मानव की आर्थिक गतिविधियों के संचालन में जिन संसाधनों से शक्ति की आपूर्ति होती है उन्हें हम शक्ति के संसाधन कहते हैं। जैसे कि कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, प्राकृतिक गैस, परमाणु खनिज शक्ति के महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होती है। अलग अलग उद्योग धंधों में, इसके अलावा जो गाड़ियां चल रही हैं, यातायात के साधन चल रहे हैं, उसमें पेट्रोल की जरूरत होती है। जो उद्योग धंधे चल रहे हैं उसमें कोयले की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ये सब जिसके पास होते हैं, ये सब संसाधन, वो शक्ति से संपन्न राष्ट्र होता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य किन क्षेत्रों से मनोनीत करता है? तो साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, सहकारिता के क्षेत्र से, शिक्षा आदि के क्षेत्रों से मनोनीत करता है। तो याद रखिएगा, आप देखिए बहुत सारे हीरो हीरोइन, बहुत सारे क्रिकेटर भी जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। तो ये राष्ट्रपति तय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत के प्रथम तथा वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और वर्तमान में नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्वेश्चन नंबर 95 है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या है? तो संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। इसमें मंत्रियों का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। वे तब तक अपने पदों पर कार्य करते हैं जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, अतः मंत्री भी अधिक से अधिक 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, राजस्व का अर्थ बताइए। तो राजस्व संस्कृत भाषा के 2 अक्षरों राजन और धन स्व से संयुक्त होकर बना है, जिसका अर्थ होता है राजा का धन। अतः सरकारी आय, व्यय एवं उससे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन राजस्व कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है, डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है? तो डेबिट कार्ड के ग्राहक को उसकी बैंक में जमा राशि के बदले में जारी किया जाता है। इसके द्वारा ग्राहक सामान सेवा के विक्रेता को तुरंत भुगतान कर सकता है, जबकि क्रेडिट कार्ड उन ग्राहकों को बैंक द्वारा जारी किया जाता है जिनकी साख बैंक की दृष्टि में बेहद अच्छी होती है। इसके लिए बैंक खाते में रुपया होना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 है, प्रधानमंत्री के 2 कार्य लिखिए। तो सबसे पहला तो यही है कि वह मंत्रिपरिषद का नेता होता है और सभी विभागों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का उसे अधिकार होता है। इसके अलावा वह विभिन्न विभागों के मतभेद को भी सुलझाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं, उच्च न्यायालय के 2 कार्य लिखिए। यानी कि जो हाई कोर्ट होता है उसके क्या कार्य है? तो उच्च न्यायालय के निचली अदालतों की अपील और रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत होता है। रिट याचिका उच्च न्यायालय का मूल विधि क्षेत्र भी होता है। ठीक है। तो जिन निचली अदालतों से जो फैसले आते हैं या कोई अपील करता है तो फिर वो उच्च न्यायालय में जाता है वो केस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं, सुनामी का क्या अर्थ है? सुनामी लहरें समुद्री तटों पर भीषण तरीके से हमला करती हैं और जान माल की बुरी तरीके से हानि करती हैं। इनकी भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है। जिस तरीके से भूकंप के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार सुनामी के बारे में भी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 101 है, भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी भारत की सीमा से सटे हुए देश हैं। क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं, मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? तो मनसबदारी प्रथा का प्रचलन मुगल काल में अकबर द्वारा 1575 में किया गया था। 2018 में पूछा गया। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किसने चलाया था? तो मुगलों ने। क्वेश्चन नंबर 103 है, शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 करों के नाम लिखिए। तो चौथ कर और सरदेशमुखी कर।
क्वेश्चन नंबर 104 है, राज्य अपहरण नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो राज्य अपहरण यानी कि राज्य अपहरण नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। और इसकी नीति क्या थी? इसकी नीति यही थी, जिस राज्य का राजा जिसके पास कोई संतान नहीं होगी या रानी के पास कोई संतान नहीं होगी, रानी राजा दोनों को मिला करके ही संतान होती है, तो अगर संतान नहीं है इनके पास, या मान लीजिए अगर उनकी संतान नहीं होती है, तो जो अंग्रेज है वो क्या करते थे कि इनके राज्य को हड़प लेते थे और अपने राज्य में मिला लेते थे। इस तरीके से अंग्रेज अपने राज्य का विस्तार करते हुए चले जा रहे थे। और इसको लाने वाला कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। दोस्तों आप सभी को पता है कि लक्ष्मीबाई के पास उनकी खुद की कोई संतान नहीं थी और अंग्रेज चाहते थे कि वो अपना पूरा का पूरा जो राज्य है वो अंग्रेजों को दे दें, लेकिन उन्होंने क्या किया था, एक बच्चे को गोद लिया था और उसी के लिए वो अंतिम समय तक लड़ती रही, अपने राज्य के लिए, झांसी के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों लॉर्ड डलहौजी जो था वो यही करता था कि अगर किसी राजा के पास उसका पुत्र नहीं है या पुत्री नहीं है, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसके राज्य को हड़प लिया जाए। ठीक है, ये था लॉर्ड डलहौजी का राज्य अपहरण नीति। क्वेश्चन नंबर 105 पे आते हैं, भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम बताइए। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 106 है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम लिखिए। तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं, सब 2018 के एग्जाम में आप देखिए सब के सब पूछे हुए क्वेश्चन है। वनों से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए। तो पहला तो यही है, वायु प्रदूषण को कम करते हैं। दूसरा है, भूमि कटाव तथा मरुस्थल प्रसार को रोकते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 109 है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 110 है, 1857 की क्रांति किस मुगल शासक के समय में हुई? तो बहादुर शाह जफर के। क्वेश्चन नंबर 111 है, भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के कोई 2 कारण लिखिए। तो देखिए, अंग्रेज फ्रांसीसी शत्रुता, अंग्रेज फ्रांसीसी एक दूसरे को अपना शत्रु समझने लगे थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध में यह शत्रुता गहरी हो गई। यद्यपि प्रथम युद्ध समाप्त हो गया था, किंतु वे एक दूसरे को नीचा दिखाने तथा नुकसान पहुंचाने का बराबर प्रयत्न करते रहे। प्रथम कर्नाटक युद्ध में उनको कुछ भी नहीं मिल पाया था, इससे उनको निराशा हुई। इस निराशा को आशा में बदलने का दोनों ही पक्ष प्रयत्न करते रहे। परिणाम स्वरूप द्वितीय कर्नाटक युद्ध की भी स्थिति पैदा हुई। उत्तराधिकार का संघर्ष, 1748 में दक्षिण के सूबेदार आसफ शाह निजामुल मुल्क का देहांत हो गया और उत्तराधिकार के लिए संघर्ष छिड़ गया। निजाम का पुत्र नासिर जंग और देवता मुजफ्फरगंज 2 मुख्य प्रतिद्वंदी थे। उन्हीं दिनों कर्नाटक के नवाब दोस्त अली का दामाद चांदा साहब अरकाट की गद्दी को, जिस पर उस समय अनबरुद्दीन का अधिकार था, हस्तगत करना चाहता था। तो इस तरीके से दोस्तों अंग्रेज हो चाहे फ्रांसीसी हो, सब लोग भारत में अपना व्यापार पहले बढ़ाना चाहते थे और इसी के लिए कर्नाटक के युद्ध भी हुए दोनों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 112 है, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव। 2019 में सब प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन थे। एमएस स्वामीनाथन दोस्तों यहाँ पर होगा, इसको आप लोग सही कर लीजिए। ये विश्व में अगर केवल एग्जाम में ऐसे पूछता कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, तब हम लगाते प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भारत में पूछा है तो भारत में प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन को ये जाता है, तो इसीलिए एमएस स्वामीनाथन रहेगा। आपके पवन सीरीज में बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 114 है, स्थल मार्ग के किन्हीं 2 साधनों के नाम लिखिए। तो स्थल मार्ग के 2 साधनों के नाम लिखने थे दोस्तों यहाँ पर। तो स्थल मार्ग में कौन आता है? स्थल मार्ग में कौन कौन से साधन चलते हैं? बस चलता है, ट्रक चलता है, रेल चलती है। तो ये सब यहाँ पर लिखना था, साधन पूछा है, ठीक है। तो स्थल मार्ग में सड़क आएगी ना कि जल आएगा, तो इसको आप सही कर लीजिए। बस, रेल, बाइक, स्कूटर, स्कूटी सब चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 115 है, सौर ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य के द्वारा प्राप्त की जाती है। सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही हम सौर ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, सब के सब प्रश्न आप देखिए पिछले ईयर्स में पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 116 है, मजबूती के आधार पर लोहे को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो 4, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। क्वेश्चन नंबर 117 है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 118 है, व्यापार के द्वारा वस्तुओं को दूसरे देश में बेचना क्या कहलाता है? तो निर्यात या एक्सपोर्ट। अगर हम दूसरे देश में अपना सामान बेच रहे हैं यानी कि निर्यात, उसको भेज रहे हैं, और अगर मंगा रहे हैं, आ रहा है, तो आयात। क्वेश्चन नंबर 119 है, समवर्ती सूची के विषयों पर कौन सी सरकार कानून बना सकती है? तो केंद्र व राज्य सरकार दोनों ही बना सकती हैं कानून समवर्ती सूची के विषयों पर, जैसे कि चिकित्सा हुआ, शिक्षा हुआ, ये दोनों समवर्ती सूची में आते हैं। तो इस पर दोनों ही राज्य कानून बनाने के लिए बिल्कुल फ्री है, चाहे केंद्र बनाए चाहे राज्य बनाए, कोई भी कानून बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 120 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल लिखिए। इसके 1/3 सदस्य कितने वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? तो संसद का नाम आते ही आपको राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तुरंत याद आना चाहिए। तो भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनती है। सब 2019 में पूछे हुए प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर 2022 में पूछे हुए प्रश्न लगातार आप देखोगे। क्वेश्चन नंबर 122 है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 8 दिसंबर 1951 को, जो कि 1956 तक चली थी। क्वेश्चन नंबर 123 है, बाबर ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी? बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 124 है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार या सहसराम बिहार। क्वेश्चन नंबर 125 है, अकबर द्वारा बनवाए गए 2 किलों के नाम लिखिए। तो अजमेर का किला, फतेहपुर सीकरी, इसके अलावा आगरा का किला। क्वेश्चन नंबर 126 है, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में 1757 में। क्वेश्चन नंबर 127 है, शाहजहां द्वारा बनवाई गई 2 प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिए। तो ताजमहल, लाल किला, मोती मस्जिद और ताजमहल। ताजमहल तो आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 128 है, द्वैत शासन व्यवस्था को किस गवर्नर ने समाप्त किया? तो 1772 में वारेन हेस्टिंग ने दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 129 है, टीपू सुल्तान क्यों पराजित हुआ? फ्रांसीसियों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण वो पराजित हुआ था। 2022 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 130 है, लॉर्ड मैकाले कौन था? तो अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता था। इसके अलावा निस्यंदन सिद्धांत भी इसी ने दिया था कि समाज के उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए और उच्च वर्ग से छन छन करके शिक्षा समाज के निचले वर्ग तक पहुंचे, ये तो इसकी सोच थी। क्वेश्चन नंबर 131 है, भारत में प्रथम रेल निर्माण कार्य कब कराया गया? तो 1853 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 132 है, किस गवर्नर ने विलय नीति का अनुसरण किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने वही चीज कि दूसरों के राज्यों को जिनके पास बच्चे नहीं है अपने में मिला लेना। सब 22 में पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 133 है, संसद के स्थायी सदन का नाम लिखिए। तो राज्यसभा स्थायी सदन होता है और लोकसभा स्थायी नहीं होता है, क्योंकि लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 134 है, प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज, इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 135 है, निर्यात से आप क्या समझते हैं? दूसरे देशों को भेजे जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को ही हम निर्यात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, सबसे तेज चलने वाले यातायात के साधन का नाम लिखिए। तो हवाई जहाज। 2022 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 137 पे आते हैं, डच महल कहाँ है? डच महल केरल में है। इसका निर्माण पुर्तगालियों द्वारा 1557 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 138 है, पुराना किला कहाँ है? पुराना किला दिल्ली में है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा 1540-44 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 139 है, अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा, उत्तर प्रदेश में। निर्माणकर्ता जहांगीर, 1613 में जहांगीर ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 140 है, जहांगीर महल अकबर किला कहाँ है? तो जहांगीर महल उत्तर प्रदेश आगरा फोर्ट में है, जबकि अकबर का किला इलाहाबाद, और इसका निर्माण अकबर ने ही करवाया था। क्वेश्चन नंबर 141 है, शीश महल, खास महल, दीवाने खास कहाँ है? तो यह सभी महल आगरा में है और इनका निर्माण शाहजहां ने करवाया था।
क्वेश्चन नंबर 142 है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में आहूत होती है? तो साधारण विधेयक के संबंध में होती है। क्वेश्चन नंबर 143 है, भारत की जलवायु को क्या कहते हैं? तो मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है, भारत में सिंचाई के साधन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो कुआं व नलकूप से 61% सिंचित भाग, तालाब से 3% सिंचित भाग और नहर से 24% और अन्य स्रोतों से 11%। क्वेश्चन नंबर 145 है, विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला देश कौन सा है? तो चीन 21%, भारत 20.2% सिंचित क्षेत्र है इसमें। क्वेश्चन नंबर 146 है, वर्तमान समय में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है? तो कुआं, नहर व नलकूप सिंचाई के प्रमुख साधन है। क्वेश्चन नंबर 147 है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में एक सहकारी कंपनी थी। इस पर व्यापारी का नियंत्रण न होकर राजा का पूर्ण नियंत्रण था। फ्रांसीसियों का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार कर पूंजी एकत्र कर मेडागास्कर में उपनिवेश स्थापित करना था। क्वेश्चन नंबर 148 है, असीरगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो असीरगढ़ का युद्ध 1601 में अकबर द्वारा लड़ा गया था। ये अंतिम युद्ध था, अकबर ने जो लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 149 है, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो प्लासी का युद्ध 1757 में लॉर्ड क्लाइव यानी कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था और अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 150 है, बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों ने मीर कासिम शुजाउद्दौला एवं अहमद शाह की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने टोटल 150 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया पार्ट 2 में। अब अगली क्लास में पार्ट 3 के प्रश्नों को हम देखेंगे। यहाँ हमारा कांटेक्ट नंबर है दोस्तों, इस पर कांटेक्ट करके आप सारे विषयों के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, हाथों से लिखे, जो मैंने खुद हाथों से लिख करके बनाए हैं। सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के पीडीएफ, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। यहाँ कांटेक्ट नंबर, चाहे आप कॉल करिए चाहे आप मैसेज करिए, आपको जो भी दिक्कत है आपकी दिक्कत को हम सुनेंगे और उसको हम उसका समाधान भी करेंगे। अगर चैनल को अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जय हिंद।